नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों के साथ। जल जीवन मिशन से होगा गांव और महिलाओं का सशक्तिकरण। ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन भागीदारी की अपील। जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी किया शुभारंभ। पंजाब और हरियाणा में कल से शुरू होगी धान की खरीद। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अपील के बाद केंद्र का ऐलान। सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने कहा, किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की तैनाती पर सेना प्रमुख ने जताई चिंता। इलाके का दौरा कर सुरक्षा हालात का लिया जायजा। कहा, किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार है भारतीय सेना। चीन की हरकतों पर भी है कड़ी नजर। कोविड टीकाकरण में भारत को अहम कामयाबी। अब तक लगाई गई 90 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन। पिछले 24 घंटों में दी गई 69 लाख से अधिक खुराकें। कोविड से रिकवरी दर बढ़कर अब हुई 97.86%। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर देश कर रहा है याद। बापू की समाधि राजघाट पर जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। विजय घाट पर भी विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जल जीवन मिशन विकेंद्रीकरण के लिए भी एक बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ बातचीत करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे ज्यादा काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया। ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे राष्ट्रव्यापी मिशन को उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। जल जीवन मिशन को ज्यादा सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किए गए उपायों की भी प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। आपके गांव की जानकारी उस पर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम स्वराज का फायदा तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव की विकास योजना और मैनेजमेंट में सक्रिय सहभागिता हो। जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण जल जीवन मिशन
और पानी समितियां भी हैं। प्रधानमंत्री ने बड़ी आबादी तक नल से जल पहुंचाने की विफलता के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार को स्वच्छ नल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ यानी 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति की सुविधा थी। कोविड महामारी के बावजूद पिछले 2 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक परिवारों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोहराया है कि उनकी सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों, गांधीनगर से दिल्ली की अपनी यात्रा, शासन की चुनौतियों और भारत के लिए उनके विजन के बारे में खुलकर बातचीत की। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों के जिन बिंदुओं पर भी असहमति है, सरकार पहले दिन से ही उन पर चर्चा के लिए तैयार है। इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक असहमति का कोई भी बिंदु सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में क्या ऐसा निर्णय लेना संभव है जो सभी लोगों को स्वीकार्य हो, लेकिन यदि फैसला व्यापक हित में है तो उसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्षी दलों का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आज किसानों के हित में होने वाले सुधारों का विरोध कर रहे हैं, उनके काम को देखें तो ये बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी दिखाई देगा। वो अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ठीक वही काम करने को कहते हैं जो केंद्र सरकार ने किया है। अपने घोषणा पत्र में ऐसे सुधार लागू करने का वादा करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा दल वो सुधार लागू कर दे तो वो पूरी तरह से पलट जाते हैं। और आज महात्मा गांधी की जयंती है, आइए देखते हैं उससे जुड़ी हुई खबरें। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इस मौके पर दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य हस्तियों ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजादी दिलवाने में महात्मा गांधी ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इन्होंने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हर बरस 2 अक्टूबर को दुनिया भर में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राजघाट पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। 152वीं जयंती के मौके पर दिल्ली स्थित राजघाट जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बापू के सिद्धांत लाखों लोगों को ताकत देते हैं। उन्हें मैं नमन करता हूं। देश के दो महान सपूतों को हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में भी समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज बापू की जयंती पर गांधी स्मृति में भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो। और देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर रहा है, जिनकी आज जयंती है। इस मौके पर देश ने उनको याद किया। इस मौके पर उनकी समाधि विजय घाट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई हस्तियों ने जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक गरीब परिवार से निकलकर और सबसे बड़े लोकतंत्र का कुशल नेतृत्व कर शास्त्री जी ने एक मिसाल पेश की। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो तो वो कोई भी मंजिल पा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जब सिर्फ 11 वर्ष के थे, तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों से आह्वान किया। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की।
इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री पूरी ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया। 1940 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री को अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। वे 1951 में दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली। रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री और जवाहरलाल नेहरू की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। उनके मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे और उसमें उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भविष्य को लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच स्पष्ट थी। अपने देश की क्षमता पर उनका दृढ़ विश्वास था और वे ये मानते थे कि तमाम बाधाओं के बावजूद देश मजबूत बना रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री बाहर से जितने नम्र और सरल थे, अंदर से उतने ही सख्त और साहसी व्यक्तित्व वाले थे। देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित के लिए कई अवसरों पर उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कठोर फैसले लिए। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अधिवक्ताओं को कामकाजी समय का एक हिस्सा कमजोर लोगों को निशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए तय करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कानूनी सेवा प्राधिकरणों से नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का भी आग्रह किया। गांधी जयंती पर जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए प्राधिकरण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी मानवता की सेवा के प्रतीक हैं, जिसमें दलितों को न्याय दिलाने में मदद करने वाली सेवाएं भी शामिल हैं। Since independence, we have made substantial progress in realizing our constitutional goals, but a lot of work remains to be done to reach the destinations identified by our founding fathers. I commend NALSA for its vision to promote an inclusive legal system to ensure fair and meaningful justice to marginalized and disadvantaged sections. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सुदर्शन भारत परिक्रमा की अखिल भारतीय कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं में गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की भावना और बलिदान को पुनर्जीवित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव बना रही है। अमित शाह ने युवाओं से राष्ट्र के विकास में योगदान देने की भी अपील की। यह रैली 7,500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी। कई ऐसे गुमनाम शहीद होंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, मगर आज उनका नाम शहीदों की सूची में भी नहीं होगा। ये सारे शहीदों को, गुमनाम शहीदों को आजादी के आंदोलन के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव कस्बों में जो घटनाएं हुई उसको संजोकर एक आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को फिर से जीवित करने का एक प्रयास है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दुबई के दौरे पर हैं। दुबई में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूएई कई मामलों में एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारा विजन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है ताकि दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके। एक और क्षेत्र जहां पर एक दूसरे का सहयोग दोनों देश कर रहे हैं वह है जलवायु परिवर्तन। I believe this is a natural partnership which will benefit both countries, provide opportunities for people of both countries, provide huge employment,
particularly in sectors which are labor oriented, like textiles, footwear, food processing. Another area that we are cooperating is on climate change. फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशासनिक तंत्र वो अपने भारतीयों के हाथ में आ गया था, तो इसलिए बड़ी उम्मीदें थी। आजादी तो मिल जाएगी, आजादी के बाद इस देश का उदय कैसे होगा? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लक्षद्वीप के कवरत्ती में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर उनको श्रद्धांजलि दी। यहां पर समुद्र की ओर मुख की गई राष्ट्रपिता की प्रतिमा को लगाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गांधी जयंती के मौके पर ओडिशा के अंगुल जिले के जैरत गांव में हथकरघा कारीगरों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने वोकल फॉर लोकल का संदेश भी दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में केंद्र सरकार के दफ्तरों में लंबित कार्यों को निपटाने के लिए 2 से 31 अक्टूबर के बीच में चलने वाले विशेष अभियान के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अभियान के जरिए केंद्रीय शासन के अंतर्गत सभी लंबित शिकायतों और मामलों का निपटारा किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा और रेलवे राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोज ने आज दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगांव की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने इरकॉन के बनिहाल स्थित परिसर में निर्माण कार्य की पड़ताल की और साथ ही बनिहाल कांचीगुंड के बीच में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की समीक्षा की। असम में आज 71वां असम पुलिस दिवस मनाया गया। राज्यपाल जगदीश मुखी ने इस मौके पर परेड की सलामी ली और कहा कि असम पुलिस लोगों के जीवन में सुख और शांति लाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करती रहेगी। गांधी जयंती और 75वें अमृत महोत्सव पर अमृतसर एयरपोर्ट पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक स्वर्णिम विजय मशाल जबलपुर पहुंचा है। यह मशाल 11 दिनों तक यहां पर रहेगी। गुजरात के अहमदाबाद में कोविड प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद बाजार में भीड़ बढ़ गई है। यहां प्रशासन ने 400 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होने की छूट दी है। त्योहार के मौके पर मिली छूट के बाद बाजारों में रौनक लौट आई है। आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इस साल 92.53% उम्मीदवारों ने क्वालिफाई कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के किसानों ने केंद्र सरकार से नेफेड के माध्यम से सेब खरीदने की गुजारिश की है। सेब की कीमत 10 साल के निचले स्तर पर आ गई है। ऐसे में बाग मालिकों ने कश्मीर के फॉर्मूले को लागू कर किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने की अपील की है। गुजरात के नवसारी जेल में महिलाओं के हुनर को तराशा जा रहा है। नवरात्र के मौके पर महिलाएं दीप बना रही हैं, जिसकी बाजार में खासी मांग है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बाढ़ से हाल बेहाल है। अजय नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है।
पंजाब हरियाणा में धान की खरीद कल से शुरू हो जाएगी। राज्यों के अनुरोध के बाद धान की खरीद 11 अक्टूबर से करने का फैसला केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है, जिसका राज्य सरकार और किसान संगठनों ने स्वागत किया है। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय ने रविवार से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू करने के लिए संबंधी राज्यों को सूचित कर दिया है। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि 3 अक्टूबर से हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए सदैव तत्पर है। केंद्र सरकार ने धान की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय अब 11 अक्टूबर से करने का फैसला लिया था, जिसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध किया और अब यह फैसला ले लिया गया है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि सीमा पर चीन की हरकतों पर नजर रखी जा रही है और भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन ने पूरे पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में तैनाती की है, जिसको देखते हुए भारत भी हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे पूर्वी लद्दाख के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने मौजूदा सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. भारत दौरे पर दिल्ली पहुंची कोलंबिया की उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री मार्था लूसिया रामिरेज ने आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में विस्तारित साझेदारी पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। कोरोना वैक्सीन समेत आपसी हितों से जुड़े हुए कई और अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई और इस दौरान दोनों देशों में स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष पर अधिक ध्यान देने पर सहमति बनी है। विशेष रूप से ऊर्जा, IT, फार्मा और ऑटो इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में व्यापार की संभावनाएं बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। इससे पहले शुक्रवार को मार्था लूसिया रामिरेज ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की थी। और इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि के मौके पर कोलंबिया के उपराष्ट्रपति ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। तो आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं महात्मा गांधी के प्रिय भजन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।